नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फलस्तीन का है, जहां ये लोग बच्चों को और बाकी सारे जो परेशान हाल लोग हैं इनको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है, इस आदमी को इजराइल ने मार दिया। उसका अपराध यह था, उसकी खता यह थी कि वो भूखे लोगों को खाना खिला रहा था। कल की ही बात है कि एक जॉर्डन के डॉक्टर जो फलस्तीन में जाकर वहां के लोगों की मदद करना चाहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह सारा कुछ वहां पर चल रहा है। जबालिया कैंप पे लगातार हमले हो रहे हैं। हालात यह हैं कि पोप, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने पिछले 2 दिन में 2 बार यह बात कही है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो अपराध है, वो जेनोसाइड है, वो वार क्राइम है। और लगातार इसके पहले भी वो इजराइल के ऊपर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो चीज पोप को दिखाई देती है, जो चीज हमको और आपको दिखाई देती है, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं दिखाई देती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने नियम कानून बनाए गए थे ताकि जंगों में जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, उनको कोई नुकसान न हो, वो सारे के सारे इजराइल तोड़ चुका है। सवाल यह है कि सारी दुनिया को दिखाई क्यों नहीं देता है। सवाल यह है कि वो कौन सी लालच है जिसमें डूबकर अमेरिका का एक कांग्रेसमैन कहता है कि जो बच्चे मारे गए हैं फलस्तीन में वो इनोसेंट नहीं हैं। यानी जो छोटे छोटे बच्चे, 20 दिन के बच्चे, 2 महीने के, 4 महीने के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के जो मासूम बच्चे मारे गए हैं, इस कांग्रेसमैन के हिसाब से वो भी अपराधी हैं, वो भी आतंकवादी हैं। ये पागलपन कहां से आता है, ये सोचने वाली बात है। जहां असल में जंग चल रही है, जहां लड़ाई चल रही है, वहां तो इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हूथी ने कल 2 जहाज गिराने का दावा किया है। इन्होंने कहा कि यूएसएस ट्रूमैन जो उनका जहाज है, पानी का जहाज है, उससे 2 F-18 जहाज छोड़े गए थे जिनको यमन पर हमला करना था। यमन ने यह दावा किया है, हूथी ने यह दावा किया है कि उन्होंने ये दोनों जहाज गिरा दिए। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो फ्रेंडली फायर में गिराए गए, हूथी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हूथी कितना सीरियस है और हूथी का खतरा कितना सीरियस है, यह बात आप इसी से समझ सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलकर हम हूथी पे जल्दी ही बड़ा हमला करेंगे। इसके पहले भी इजराइल हमला कर चुका है, अमेरिका हमला कर चुका है, इंग्लैंड हमला कर चुका है। कल खामनेई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। खामनेई ने कहा कि हमको प्रॉक्सीज की जरूरत नहीं है। चाहे हूथी हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनकी मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रॉक्सी नहीं है, हमें प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। जिस दिन इजराइल से लड़ाई करनी होगी, हम अपने दम पर लड़ाई करेंगे। कोई कह सकता है कि खामनेई जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल आप सबके सामने है। अगर हूथी, हमास और हिजबुल्ला को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाना चाहिए, तो फिर इजराइल को अमेरिका का प्रॉक्सी क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? आखिर इजराइल की तरफ से भी तो अमेरिका लगातार लड़ने आ रहा है, सीधे लड़ने आ रहा है। अगर हिजबुल्ला, हमास, हूथी को ईरान हथियार देता है, तो इजराइल को भी तो अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी लगातार हथियार और पैसा दे रहे हैं। अगर अमेरिका हथियार और पैसा ना दे तो इजराइल वहां पर 1 महीने टिक नहीं पाएगा, यह हकीकत है। तो अगर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी इन सब से भीख में हथियार और पैसे लेकर लड़ रहा है और उसको आप इनका प्रॉक्सी नहीं कहते हैं, तो फिर हूथी और हमास और हिजबुल्ला को ईरान का प्रॉक्सी कहने का क्या मतलब है? दरअसल मैं बार बार कहता हूं कि जो जबान होती है, जो लफ्ज होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। आप ये 2 खबरें देखिए। इजराइल जब सीरिया में घुस रहा है तो कहा जा रहा है स्विफ्ट प्रोग्रेस किया, जैसे कि उसका अपना इलाका हो, उसकी अपनी जमीन हो जिसको वो कब्जे से फ्री करा रहा है। वहीं रशिया के लिए अटैक्स की बात की जाती है, आक्रमण की बात की जाती है। रशिया यूक्रेन की जमीन में घुसे तो वो कब्जा है, लेकिन इजराइल अगर सीरिया की जमीन में घुसे तो वो कब्जा नहीं है। ये भाषा है उस गोदी मीडिया की जो इंटरनेशनल मीडिया है, और इसी भाषा में हूथी, हमास वगैरह को तो प्रॉक्सी कहा जाता है। लेकिन इजराइल को कोई अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी का प्रॉक्सी नहीं कहता है, बावजूद इसके कि इजराइल को तो बनाया ही बाल्फोर डिक्लेरेशन से गया था, जो इंग्लैंड
लैंड का डिक्लेरेशन था, बनाया गया देश है, वो कोई मुल्क नहीं है। एक खबर यह आई है कि सीरिया पर कब्जे के बाद, सीरिया पर कब्जा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीरिया में जो नई सरकार बनी है वो पहले ही कह चुकी है कि इजराइल के साथ वो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी और अपनी जमीन को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। दावा किया, जुलानी ने दावा किया कि उसने ईरान को 40 साल पीछे धकेल दिया है। अब यह खबर आ रही है कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के अलग रास्ते ढूंढ रहा है। यह पानी के रास्ते भी हो सकते हैं, यह हवा के भी रास्ते हो सकते हैं। अब यह खबर है, इसमें बहुत डिटेल्स नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है यह देखने वाली बात होगी। असल बात जो चल रही थी, होस्टेज डील की बात चल रही थी, सीज फायर जंगबंदी की बात चल रही थी, जिस पर मैंने आखिरी वीडियो जो परसों किया है उस पर मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जल्दी ही कोई डील हो सकती है। हालांकि हो जाए तो मैं काफी खुश होऊंगा। उसको लेके ढेर सारी अपडेट्स हैं। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि अभी तक हमको कोई लिस्ट नहीं दी गई है, दूसरी तरफ इजराइल के ही अखबार कह रहे हैं कि कुछ लोगों का नाम हमास ने प्रोवाइड कराया है जो जिंदा हैं, जिनको वापस किया जा सकता है। अब इन सबके बीच में आपको एक किस्सा सुना देता हूं, और यह किस्सा इजराइल के ही सैनिक अब सुना रहे हैं कि इन लोगों ने कई बार होस्टेजेस को अगवा किए हुए लोगों को छुड़ाने की कोशिश की और इस कोशिश में खुद वहीं के लोगों को मार दिया, यानी जो लोग अगवा किए हुए लोग थे उनको ही मार दिया। दरअसल लगातार जब से सीज फायर की बात चल रही है तब से नेतन्याहू लगातार सीज फायर से पीछे हट रहा है, कोई ना कोई बहाना बनाकर सीज फायर रोक रहा है। इसका एक मंत्री है बेन ग्वेर, उसने तो कहा था कि अगर सारे होस्टेजेज भी मारे जाएं और उसके बदले गजा हमें मिल जाए तो यह फायदे का सौदा होगा। कई सारे लोग, वहां के विपक्ष के नेता सीधा आरोप लगा रहे हैं, यावर लैपिड और बाकी लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू और उसकी सरकार चाहती ही नहीं है कि सीज फायर हो। अभी कल एक मीटिंग थी जिसमें गैंट, जिसको सरकार से निकाला गया है, उसमें और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के बीच तीखी बहस हुई होस्टेज डील को लेकर। और इस बीच में यह खबरें लगातार आई हैं कि इजराइल के सैनिकों ने अपने ही होस्टेजेस को कई बार मार दिया। दरअसल सोचिए, अगर 0 होस्टेज होते, कोई होस्टेज नहीं होता, तो देश के अंदर से जो प्रेशर पड़ रहा है नेतन्याहू के ऊपर वो नहीं पड़ता और गजा में उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। अमेरिका के जो माइक वार्ड्स हैं, जो ब्लिंकन के साथ काम करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे होस्टेज वापस नहीं दिए गए तो हम हमास को खत्म कर देंगे। तो वैसे क्या हमास को आप पाल रहे हैं? आपने तो हमास को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, उसके खिलाफ इजराइल पूरा अभियान चला रहा है और आप मदद कर रहे हैं, तो आप तो पहले ही मार रहे हैं। आपको होस्टेजेज अगर वापस चाहिए तो टेबल पे बैठ के उनके साथ डील करनी चाहिए। डील जुलाई में फाइनल हो गई थी। सबको पता है कि जितने होस्टेज इजराइल के हमास के पास हैं उससे कई गुना फलस्तीनियों को इजराइल ने गिरफ्तार करके रखा है। तो अगर हमास इस डील में यह डिमांड कर रहा है कि हमारे लोगों को भी छोड़ा जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर वो ये डिमांड कर रहा है कि गजा से इजराइल की आर्मी खाली हो तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? सीधी सी बात है कि आप हमास को धमकाना चाहते हैं कि किसी तरह आपके होस्टेज मिल जाएं ताकि अपनी जनता को आप सेटिस्फाई कर सकें कि देखो हम साफ सुथरे तरीके से वापस ले आए। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर सीज फायर नहीं होगा तो एक होस्टेज नहीं मिलने वाले हैं। अगर सीज फायर नहीं होगा तो ये सारे लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे जो निश्चित रूप से निर्दोष लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। कोलैटरल डैमेज में ये लोग मारे जाएंगे। कुछ को इजराइल ने मार दिया है, कुछ बीमारी से मर चुके हैं, कुछ गोलीबारी में मर चुके हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं, अगर अमेरिका इसी तरह की जिद करता रहा और इजराइल नेतन्याहू के पैरों में ऐसे ही झुका रहा तो यकीन जानिए कि एक भी होस्टेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर जुलाई में डील हो गई होती, सारे होस्टेज अभी तक वापस आ गए होते, गजा में भी लोग चैन से रहते। लेकिन ये तो गजा को खत्म करना चाहते हैं। जबालिया कैंप, जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया की सबसे डेंस पॉपुलेशन है, उसको तबाह करने पे लगे हुए हैं। उस प्रोसेस में इनके भी लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इससे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाल आदवान हॉस्पिटल पे इन्होंने लगातार बमबारी की है ताकि हॉस्पिटल फंक्शन ना कर सके, जो बीमार लोग हैं उनको इलाज ना मिल सके। इनका जो पूरा तरीका है, जिसको ये जनरल प्लान कहते हैं, वो ये है कि लोगों को इस हाल में पहुंचा दो कि लोग इलाका छोड़कर भाग जाएं। लोगों को रोटी ना मिले, लोगों को पानी ना मिले पीने का साफ, लोगों को इलाज ना मिले, लोगों को किसी तरह का कोई इलाज ना मिल सके, इसलिए एक एक करके सारे हॉस्पिटल खत्म कर दिए गए। मैंने आपको बताया कि जो बंदा खाना खिला रहा है उसको मार दिया गया। जिन इंटरनेशनल संस्थाओं के लोग आए थे कि खाना पीना लोगों को खिलाया जा सके, उनको मार दिया गया। मदद, जो इमदाद आ रही है, वो नहीं पहुंचने दी जा रही है। और यह सारा कुछ अमेरिका को नहीं दिखाई दे रहा है। धमकी दे रहे हैं हमास को कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे अगर हमारे होस्टेज नहीं मिले। अरे खत्म होने के लिए तो वो तैयार हैं ही।
उनके दो दो हेड मारे गए, जाने कितने सैनिक मारे गए, जाने कितने लोग मारे गए, घर तबाह कर दिए गए। आपने छोड़ा क्या है? तो आपकी धमकी से वो डर जाएंगे, यह सोचना भी बेवकूफी है। बड़ी बड़ी बातें करने का वक्त बहुत पहले खत्म हो चुका था। उसी दिन खत्म हो चुका था जब इजराइल ने आम लोगों को मारना शुरू किया था, आम बच्चों, आम औरतों, आम मर्दों को, शहरियों को मारना शुरू किया था। शहर के शहर तबाह कर दिए थे अमेरिका के दिए हुए हथियारों से। उसी समय धमकी का वक्त खत्म हो चुका था, क्योंकि धमकी आप क्या देंगे, वो सब तो आप असल में कर रहे थे। अगर आप चाहते तो जुलाई में जो सीज फायर फाइनल हुआ था, इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाते और वो सीज फायर लागू हो जाता। अभी तक मिडिल ईस्ट में शांति हो गई होती। लेकिन आप तो लगातार इजराइल को मदद पहुंचाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने पे लगे हैं। सीरिया पे कब्जा हो गया, अब टर्की से आपकी भिड़ी हुई है। टर्की यह कह रहा है कि सीरिया में अमेरिका जो है वो टर्किश जो हित हैं उन पर ध्यान दे, कुर्दों को ज्यादा महत्व ना दे। लेकिन अमेरिका को तो अपने लड़ाके चाहिए, कुर्दों के पीछे उसके हथियार हैं, उसके पैसे हैं, तो कुर्दों से टर्की की लड़ाई हो रही है। इधर सीरिया के अंदर अलग बवाल चल रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं वहां पर लोकतंत्र हो। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं सीरिया, उनकी जिद यह है, वो लगे हुए हैं कि सीरिया में उनका असर ज्यादा हो। इधर इजराइल लगातार धीरे 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 साउथ का इलाका पूरा कब्जा करता जा रहा है। उसका चाहना यह है, उसका मानना यह है कि उसका असर ज्यादा होना चाहिए। तो एक अच्छे खासे मुल्क को तबाह कर दिया गया है। जो एक रहेगा या टुकड़ों में बटेगा कोई नहीं जानता। कल वहां पर कितनी हिंसा होगी, कितने नए नए गैंग बनेंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, सीरिया कितने समय तक इस आग में जलता रहेगा, कोई नहीं जानता। और जाहिर है ईरान ने भी हाथ खींच लिए। तो जो रिफाइनरी थी जिससे तेल सप्लाई होता था देश में, वो रिफाइनरी बंद पड़ी हुई है। हर तरह की प्रॉब्लम सीरिया की नई गवर्नमेंट के सामने है। अब वो इजराइल अमेरिका के सामने झुका रहेगा तो वहां से इमदाद मिलती रहेगी, और फिर जिस दिन उनको लगेगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, उसको भी रास्ते से किनारे कर दिया जाएगा। ये पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं हमास को। चिली ने बिल्कुल ठीक कहा। चिली के प्रधानमंत्री का बयान आया कि इजराइल एक वार क्रिमिनल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पोलैंड में आश्विट्ज की जो एनिवर्सरी मननी है उसमें नहीं जा रहा है नेतन्याहू, क्योंकि उसको डर है कि वहां पर वो गिरफ्तार हो जाएगा। अमेरिका पीछे खड़ा है, वरना आज इजराइल के साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं होता। आज भी वही 8-10 मुल्क खड़े होते हैं जो पूरी तरह से अमेरिका के प्रॉक्सी हैं, जिनको अमेरिका असल में चलाता है। वरना सारी दुनिया यह जानती है कि गजा में जो कुछ हुआ वो जेनोसाइड है। मैंने आपको बताया कि ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस, उन्होंने क्लियर कहा कि यह जो हो रहा है यह जेनोसाइड है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन पोप से ज्यादा नेतन्याहू की सुनते हैं। शायद नेतन्याहू ही उनका पोप हो, या फिर डर हो, कोई डर ऐसा हो कि नेतन्याहू के खिलाफ बोलने में उनकी हालत खराब होती हो, या फिर पैसा। आईपैक के बारे में मैंने बताया ही है, अमेरिकी चुनाव में इतना पैसा उसने झोंका है कि बिके हुए हैं सारे के सारे लोग जो आईपैक के पैसों से चुनाव जीत के गए हैं, वो इजराइल का ही गुण गाएंगे। ईरान के बारे में सीरिया मैंने बताया, कह रहा है उसको 40 साल पीछे भेज दिया है। अरे ईरान 40 साल पहले गया होगा, सीरिया को कितना पीछे तुमने भेज दिया है, उसके बारे में तुमको सोचना चाहिए। ईरान अपनी तैयारियां कर रहा होगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक फाइनल जंग के लिए ईरान को तैयार रहना होगा। ईरान से भी सारी खबरें कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। यह बताया जा रहा है वहां पर पावर शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से कई फैक्ट्रियों वगैरह को बंद करना पड़ा है। जिस तरह से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, उसकी मुद्रा, उसकी जो करेंसी है वो भी काफी डाउन जा रही है। तो जाहिर है ईरान को जिस तरह से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई है, ईरान की अपनी मुश्किलात हैं। चाइना, रशिया उसकी मदद करते हैं, बाकी कई कंट्रीज हैं जो उसकी मदद करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो ईरान के पास आती ही हैं। कारण यही है कि अमेरिका, ब्रिटेन और इस तरह के देशों ने जिस तरह से सैंक्शन किया हुआ है, ईरान के लिए अपना माल भी इंटरनेशनल मार्केट में बेचना आसान नहीं होता है। आप सोचिए अमेरिका क्या करता है। ट्रंप ने कहा कि हमसे और ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा यूरोप को। यूरोप को अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा अगर अमेरिका से दोस्ती बनाए रखना है। और ईरान, रशिया जहां से तेल सस्ता मिल सकता था, उस पर सैंक्शन किया हुआ है। यहां से इलीगल तरीकों से, चैनल से तेल पहुंच जाता है अमेरिका के पास, लेकिन यूरोप के लोग नहीं खरीद पाते हैं। यूरोप के लोग महंगा तेल खरीदने के लिए मजबूर हैं और यूरोपियन इकॉनमी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। आप सोचिए, जर्मनी से खबर आई थी कि नए इलेक्शंस इसलिए टाले जाएंगे क्योंकि कागज नहीं है उनके पास जिस पर वोटिंग करा सके। तो पूरी दुनिया को, एक इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका ने जिस हाल में पहुंचाया है, आज भले सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिख रहा हो, आज नहीं तो कल, और धीरे धीरे यह होना शुरू हो चुका है,
क्या अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठेंगी? आप रशिया को देखिए, यूक्रेन के साथ वो लगातार लड़ाई में है। यूक्रेन हर तरह से अमेरिका से मदद पा रहा है, नाटो कंट्रीज से मदद पा रहा है, लेकिन रशिया उसका बराबरी में मुकाबला नहीं कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर हावी है। चाइना के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, तो अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिका के ऊपर चाइना पलट के सैंक्शन लगा रहा है। दुनिया में हलचलें चलती रहती हैं, दुनिया में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, होंगी। अमेरिका भी कभी जमीन पर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल वही कि गजा में ये जो 40,000 से ज्यादा 45,000 लोग अब तक मार दिए गए हैं, इतने मासूमों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई है और सारी दुनिया ने इसको खामोश होकर सर झुका के देखा है। यह इतिहास में कैसे दर्ज होगा? जो सपोर्ट में आए हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो ये जानते हुए कि इजराइल गलत कर रहा है खामोश रहे हैं, कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि ये वो डरपोक लोग थे जो हक की आवाज उठा भी ना सके। हमारा आपका नाम इसमें ना हो, इसलिए लगातार जरूरी है गजा के बच्चों के लिए बोलते रहना, जब तक सीज फायर ना हो जाए, जब तक वहां जंग बंद ना हो जाए। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको लगता है कि अब मुझे मिडिल ईस्ट पर वीडियोस बंद कर देने चाहिए, आप में से ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि वीडियो जारी रखिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस लगातार जारी रहें, आप भी जुड़े रहिए, कोशिश कीजिए ये वीडियोस दूर तक पहुंचें, देखिए, दिखाइए। अगर हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जो 3 रुपए रोज से भी कम है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में। आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही हमारी ताकत हैं। जब तक आप देखते रहेंगे, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जब तक आप हमें ताकत देते रहेंगे, हमारी आवाज कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।